ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में आज हमारे मेहमान हैं केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री और बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, जिनसे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की हालत पर और कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर। एक बात बताएं, बिहार की जनता को कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए? मैं समझता हूं कि आज अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम नज़र डालें तो ऐसे कौन से दल हैं जो जात पात की राजनीति से अलग हटकर अपनी राजनीति रखे हुए हैं। ऐसे कितने सारे दल हैं जो यहाँ कोई भी दल नहीं है जो जात पात की राजनीति से अलग हो, इंक्लूडिंग कांग्रेस। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की राजनीति ये जात पात से परे है और ये सिर्फ बिहार में ये भाषणों में कही जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ होंगे ही अच्छे से, यहाँ की पूरी राजनीति जात पात के जोड़ तोड़ से बनती है। मैं समझता हूँ कि इसका आकलन कांग्रेस के संदर्भ में सही नहीं है। हमारा ये मानना है कि ये राजनीति में कांग्रेस इन बातों को महत्व नहीं देती है और इसलिए हो सकता है कि कभी कभी हमें चुनाव में शिकस्त खानी पड़ी हो। आज बिहार में इन बातों से ऊपर उठकर हमें यहाँ पर राजनीति करने की आवश्यकता होगी ताकि समाज के हर वर्ग को हम साथ में लेकर आगे चल सके। जब तक कि हमारी ये चीज वोटर को बहुत लुभाएगी नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मतदाता आपको क्यों वोट दे, जबकि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ऐसा दावा उसने किया है और आपके बहुत सारे मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स भी इस दावे की पुष्टि करते रहे कि हाँ, नीतीश सरकार का कामकाज ठीक ठाक रहा है। देखिए, एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पैदा होता है कि एक तरफ में हम ये कहेंगे कि हम सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं और दूसरी तरफ हम एक ऐसे दल के साथ में तालमेल या गठबंधन करेंगे जिसकी पूरी राजनीति सांप्रदायिकता के विचार पर बनी हुई है, जो समाज में दरार पैदा करने का काम करते हैं, समाज में विध्वंस करने का काम करते हैं। लेकिन बिहार में जो ये गठबंधन था उसके इन 4.5-5 सालों के शासनकाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है। हकीकत ये है कि गठबंधन में एक दल आपके साथ बना हुआ है जिस गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय नेताओं को, यहाँ तक कि उनकी पूरी कार्यकारिणी को आप आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे साथ भोज करिए और दरवाजे पर पहुंचे हुए आपके अतिथियों के सामने आप दरवाजा बंद करके कह देते हैं कि आप हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ ये तो बड़ी बात है। ये तो बड़ी बात है। नीतीश जी को इसके लिए आपको दाद देनी चाहिए कि आप घर बुलाकर और इस सवाल पर कि आप सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति को लाए हैं या वो ऐसे काम कर रहा है जिसको मैं भोज नहीं दे सकता हूँ। यहीं पर तो सवाल ये पैदा होता है कि वो व्यक्ति नहीं है, वो विचारों का एक प्रतीक है, वो किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है और उसको तो आश्रय उन तमाम लोगों का है जिनको आपने दावत पर बुलाया था। तो मैं समझता हूं कि इसमें हम उसको पूरी गहराई से लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने यहाँ बीजेपी की नसबंदी कर दी है। अब वो यहाँ कम से कम बिहार में उतनी घातक नहीं है। देखिए, अब ये बातें तो उनको गौर करने की है कि उनका गठबंधन कैसा है और कैसा रहेगा, उस पर मैं और अधिक कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दावे कि बिहार में पिछले 4.5 सालों में तरक्की हुई है, मैं नहीं समझता हूँ कि बिहार में जिस तरह के अवसर है उस पर कोई अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर तो ये सिंह अहलवालिया ने अभी हाल में कहा था। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पर कई सारे ऐसे काम हैं। इंदिरा आवास के जितने काम होने थे उतने नहीं हुए। सामाजिक सुरक्षा के जरिए जितने विधवाओं को पेंशन मिलनी थी, जितने विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मिलनी थी, ऐसी बातें तो वहाँ के लिए भी कही जा सकती हैं जहाँ आपकी सरकारें हैं। वहाँ भी इस तरह की असफलताएं, नाकामी की लिस्ट सुनाई जा सकती है। जो सरकार में होता है उसको जवाबदेही रखनी पड़ती है और जहाँ पर हम सरकार में हैं हम उसके लिए जवाबदेही रहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे। अगर हम ये मान लें कि ये नीतीश सरकार की खामियां थी, नाकामियां थी, बहुत सारी, लेकिन आप क्या देंगे? आपकी हैसियत इस प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है, आप सरकार बनाने की स्थिति में तो नजर ही नहीं आते हैं। हमारा मैनिफेस्टो आएगा
और उसमें तमाम बिहार के लिए किस तरह का हम सोचते हैं वो पूरा विचार वहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन एक इतनी ही बात मुकुल जी, मैनिफेस्टो से तो कुछ होता नहीं, आप जानते हैं, एक औपचारिकता होती है चुनाव की। नहीं, हम उसका कोई असर मतदाताओं पर नहीं होता। हम उसको औपचारिकता नहीं मानते। हम सरकार में आते हैं जिन प्रांतों में, वहाँ पर हमने घोषणा पत्र में क्या वादे किए हैं, हम बारीकी से देखते हैं कि हम उस वादे के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि केंद्र में हमारी सरकार आने से पूर्व हमने ये वादा किया था कि सालाना हम अपना वार्षिक रिपोर्ट हम आवाम के सामने रखेंगे। हम रखते हैं वार्षिक रिपोर्ट, यहाँ नीतीश कुमार जी भी रखते रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको आप जोड़िए उनके घोषणा पत्र के साथ में, और आपको पता चलेगा कि घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए तो और किन वादों पर खरा उतरे और किन वादों पर खरा नहीं उतरे। इस तरह के दावे तो सारी सरकारें करती, लेकिन मेरा प्रश्न ये है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। आप मुझे ये बताएं कि कौन सी 3 चीजें हैं जिसके लिए लोग कांग्रेस को वोट दें। हम यहाँ पर एक पारदर्शिता रखने वाली सरकार रखेंगे। हम एक ऐसी सरकार रखेंगे जो समाज के तमाम वर्गों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम एक ऐसी सरकार देंगे जिस सरकार के माध्यम से यहाँ पर तरक्की हम और तेजी से करने का काम करेंगे, जिससे रोजगार पैदा होगे, जिससे उद्योग पैदा होगे, जिससे लोगों के घरों में आपको बहुत लंबा अरसा मिला था, उस समय यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, बिहार में उस तरह का कोई विकास नहीं हुआ। मैं समझता तो इस तरह से कैसे मैं समझता हूँ कि एक वो भी समय था जब कांग्रेस की यहाँ पर हुकूमत थी, तो बड़े गौर के साथ ये कहा जाता था कि हम एक ऐसे प्रांत से आते हैं जो प्रांत देश की राजनीति में उसी समय पराभव का दौर शुरू हुआ था। आज़ादी के बाद बिहार बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेसी राज 85 तक चला वो, और उसके बाद फिर और भी पतन हुआ, लेकिन पतन पहले शुरू हो चुका था। मैं समझता हूं कि जो भी वजह रही होगी, निश्चित तौर पर एक राजनीतिक, और तभी आप सत्ता से हटे भी। हाँ, तो जरूर कोई बातें ऐसी हुई होगी कि जिसकी वजह से हमको शिकस्त खानी पड़ी होगी। हम ये तो नहीं कहते कि सब कुछ ही ठीक ठाक था और बस लोगों ने हमको हटा दिया। हम लोग थोड़ा सा विषय से भटक रहे थे। तो आपने कहा पारदर्शी सरकार देंगे, सामाजिक समरसता वाली सरकार देंगे और विकास देंगे, ये आपका एजेंडा है चुनाव का। इसके आसपास और भी बातें रहेंगी। बताइए। कई सारी बातें। यहाँ के तमाम नौजवानों को आज यहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया नहीं होते हैं। यहाँ पर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से यहाँ के किसानों की पैदावार बढ़नी चाहिए, उस दिशा में यहाँ पर काम नहीं होते। यहाँ पर बिजली का संकट आज भी बहुत बड़े पैमाने पर बना हुआ है। नए बिजली निर्माण करने की दिशा में यहाँ पर काम काफ़ी कम हुआ है। यहाँ पर शिक्षा का जो एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र ये बना रहता था, उसमें भी आज बड़ी परेशानियां महसूस होती है। यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर जिले जिले में किस तरह की परेशानियां है, वो सारी बातें सामने में है। तो कई सारी चीजें हैं। मैनिफेस्टो में आप एक एक्शन प्लान भी देंगे, कोई ऐसी एक्शन टेकन रिपोर्ट जैसी कुछ लाएंगे जिससे ये लगे कि आपके पास केवल समस्याएं गिनाने के लिए नहीं है, इनके इलाज के लिए एक मुकम्मल योजना भी है। हम जरूर मैनिफेस्टो तो जरूरी इन बातों पर अपने विचार रखता ही है कि एक तरफ में क्या हालात है उसके बारे में हम अपने विचार रखेंगे, और साथ ही साथ में मौका मिलता है तो हम क्या क्या करेंगे, तो जरूर उसका एक प्लान ऑफ एक्शन देने का काम तो मैनिफेस्टो में होता ही है। जी मुकुल जी, हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस की हालत कैसी है और चुनाव में वो क्या करने जा रही है। आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौटते हैं।